Assalamualaikum. This is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 13 का टॉपिक करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। 3 डिसऑर्डर्स दिए हुए आपकी बुक में, एक है एलर्जी, एक है ऑटोइम्यून डिजीज और एक है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। सो पहले एलर्जी की बात करते हैं। एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्ड होता है किसी भी नॉर्मल हार्मलेस सब्सटेंसेस की तरफ। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, किसी को कैट एलर्जी होती है, लाइक पेट एलर्जी होती है, किसी को कोई फूड एलर्जी होती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, तो किसी को किसी ड्रग से होती है। तो ये सारी एलर्जीज़ हैं, ये नॉर्मल हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। हम इसको ये कहते हैं कि कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आ सकती है और उसके खिलाफ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो एलर्जी होती है ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का अगेंस्ट द नॉर्मल सब्सटेंस। एलर्जी होती है लाइक एंटीजन होती है, वो नॉर्मल हो सकती है, ये नॉर्मल एंटीजन ही होती है, लेकिन हमारी बॉडी इसमें बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स करती है। हम ये कहते हैं कि जो कॉमन एलर्जीज़ हैं मैन में, वो आर्थराइटिस है, वो रेनाइटिस है, अस्थमा, एक्जिमा, डर्माइटिस, फूड एलर्जी, सारी एलर्जीज़ हैं जो इम्यून सिस्टम की हैं और ये मोस्ट कॉमन एलर्जीज़ हैं जो ह्यूमन में पाई जाती हैं। अब हम ये कहते हैं कि जब भी एलर्जी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है तो स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। अब वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती है IgE। ये जो IgE होती है ये एंटीबॉडी होती है और एलर्जिन जाके एंटीबॉडीज से अटैच हो जाती है। अब ये जो अटैच हुई है ना, आपकी बॉडी में WBCs होते हैं। WBCs हेल्प करते हैं फेजोसाइटोसिस में। फेजोसाइटोसिस का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, एंटीजेंस को। उन फॉरेन पार्टिकल्स में उन WBCs में 2 WBCs होते हैं, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स, जिनको हम कहते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामाइन को। हिस्टामाइन एक प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कोई भी हो सकता है, कोई इचिंग हो सकती है, रैशेज हो सकता है, रनी नोज हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। अब क्या होता है कि जब ये जाते हैं, ये एलर्जी है और ये एलर्जी एंटीबॉडीज से अटैच हो गई। अब एंटीबॉडीज से अटैच होने के बाद ये जाते हैं WBCs की तरफ, मास्ट सेल्स हो सकते हैं, बेसोफिल्स हो सकते हैं और एक्टिवेशन करवाते हैं IG एलर्जिन कॉम्प्लेक्स की। ये IgE एलर्जिन कॉम्प्लेक्स रिलीज करता है हिस्टामाइन को, जो प्रोड्यूस करवाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कोई भी इचिंग हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं जहाँ पे भी हुई है, लाइक रनी नोज हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, कोई भी स्नेजिंग, कपिंग, तो ये होते हैं एलर्जी के रिस्पॉन्स। हमारी इम्यून सिस्टम ऐसे एलर्जी के रिस्पॉन्स देती है। इसकी ट्रीटमेंट ये हो सकती है कि एंटी एलर्जी का कोर्स किया जाए, एंटी हिस्टामाइन, स्टेरॉइड्स, ये सारी जो प्रोटीन है ये इसकी ट्रीटमेंट है। अब होती है बात ऑटोइम्यून डिसीज़ की। आई होप एलर्जी समझ आ गई होगी, बहुत इजी है, हम सब इस एलर्जी से गुजर रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को एलर्जी होती है, मुझे भी एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो काफ़ी लोगों को पेट से एलर्जी होती है, किसी को कैट एलर्जी होती है, किसी को कोई पॉलन से होती है। तो ये एलर्जीज़ हैं जो किसी को, मतलब एस्थमा एलर्जी है, एक्जाइमा एलर्जी है, टेंड्राइटिस एलर्जी है, हाइव्स एलर्जी है, फूड पॉइजनिंग एलर्जी है, फूड एलर्जीज़ हैं। सो ये होते हैं एलर्जीज़। अब है ऑटोइम्यून डिसीज़। ऑटोइम्यून डिसीज़ एक बहुत बहुत इजी सा टॉपिक है। लाइक इसमें हम क्या कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिसीज़ ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर दे। ये नॉर्मेलिटी होती है हमारे इम्यून सिस्टम की कि वो अपने ही टिश्यूज़, अपने ही ऑर्गन, अपने ही सेल के खिलाफ काम कर रहा है किसी भी वजह से। लाइक उसकी वो एबनॉर्मेलिटी हो गई है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि उसके अपने बॉडी के सेल्स हैं, तो एज अ रिजल्ट इनिशिएट करवाता है इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इस ओन सेल और सेल्फ में ही उसको मारना शुरू कर देता है। तो इसमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, आर्थराइटिस और डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जबकि टाइप 2 तो जेनेटिक होती है। और एक होती है सोरियासिस। पहले बात कर लेते हैं सोरियासिस की। सोरियासिस एक क्रोनिक डिजीज़ है, लाइक ये लॉन्ग लास्टिंग होती है और ये डिजीज़ ऐसी होती है कि इसमें ना पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं स्किन पे। आपके जो स्किन के सेल्स होते हैं, पेशेंट के स्किन के सेल्स होते हैं जिनको ये सोरियासिस होती है, वो जल्दी क्विकली डिवाइड करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि ये मोस्टली हर पार्ट में होती है, वैसे ये जो पैचेस होते हैं ये हर पार्ट पे होते हैं, बट मोस्टली देखा जाता है नीज़ पे और नीज़ पे, एल्बो पे होते हैं और फेस पे होते हैं। ये पैचेस होते हैं जो पाए जाते हैं, ये होता है सोरियासिस। अब है एक है रेमेटॉइड आर्थराइटिस। सो
आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट की, इसमें जॉइंट सॉलो हो जाते हैं और इसमें जॉइंट ना स्टिफ हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें ना कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से मूव करने में बहुत मुश्किल होती है। और ये ज़्यादातर मोस्टली एल्डर वुमेन्स और एल्डर, आप ये कह सकते हैं कि एल्डर पीपल में ज़्यादा देखा जाता है आर्थराइटिस को। क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है हमारे जॉइंट के अराउंड, और कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर। इसमें हमारा इम्यूनी सिस्टम खुद ही इसके अपने ही जॉइंट के खिलाफ, अपने ही टिश्यूज के खिलाफ काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस की। तो डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 ये भी ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर है। इसमें भी अपने ही ऑर्गन के खिलाफ काम किया जा रहा होता है। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ में असल में क्या होता है कि इसमें ना इसका टेस्ट करने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। उसमें अगर ग्लूकोज आ जाए तो इसका ही मतलब होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। हम ये कहते हैं कि ये जो इंसुलिन है ये पेनक्रियास सिक्रीट करता है, और ये हार्मोन ये वो होता है, जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो इंसुलिन सिक्रीट होगा बाय पेनक्रियास, और ये रिस्पॉन्स करेगा हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। लाइक क्या करेगा कि मसल सेल्स में लिवर सेल्स में एडिपोज सेल्स में इसको स्टिमुलेट करवाएगा, इसको सिक्रीट करवाएगा, इसकी प्रोडक्शन एक्युमुलेशन हो जाएगी और आपके ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डिजीज़ होती है, और इसमें आपका इम्यूनी सिस्टम इंसुलिन के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, पेनक्रियास के सेल्स पे अटैक करता है, और वो फिर उनके पास ये इनेबिलिटी हो जाती है कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कर पाए। जब तो क्या होगा कि पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से उसकी यूरिन में भी ब्लड ग्लूकोज आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन लग रहे होते हैं पेशेंट को इंसुलिन के, और ये ज़्यादातर मोस्टली चाइल्डहुड में होता है। चाइल्डहुड में, जबकि जो डायबिटीज़ 2 होता है वो जेनेटिक होता है और वो एक बड़ी एज में होता है। तो ये था डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1, ये ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर है सारे के, अपना ही इम्यूनी सिस्टम इनके खिलाफ काम कर रहा है। ये डेवलप करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स विद नो नोन डेफिनेटिव कॉज। लाइक इनका कोई कॉज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि क्या कॉज है, बस ये हो जाता है, कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है इसका। समटाइम्स ये सोर्सेज बैक्टीरियल हो सकती है, कोई वायरल हो सकती है, कोई सर्टेन ड्रग हो सकती है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है। सो एक डेफिनेटिव कॉज हमें नहीं पता कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आखिर होता किस लिए है, कोई एबनॉर्मलिटी ऐसे ही हो जाती है इम्यून सिस्टम की। अब क्या है कि ये अफेक्टेड टिश्यूज मसल्स हो सकते हैं कोई भी, जैसे जॉइंट आर्थराइटिस, मसल्स हमने अभी बताया, ब्लड वेसल्स की हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की हो सकती हैं। सो ये किसी ऑर्गन की हो सकती है, किसी के खिलाफ काम कर सकता है। कॉमन सिम्टम्स इनके ये होते हैं कि सिक फीलिंग होती है, लो फीवर हो जाता है, फटीग कॉज का मतलब फटीग होता है कि आप थके हुए महसूस करते हैं, मसल्स एक्नी हो जाती है, रैशेज होता है। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आपको पता है, जब भी किसी की बॉडी में कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, जैसे कि ज़्यादातर मोस्टली हम स्किन को ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी को किडनी को, लिवर को, हार्ट को, सो ये ट्रांसप्लांट होता है। अगर किसी की बॉडी में ये ऑर्गन काम नहीं कर रहे तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, और हम कहते हैं कि डोनर से लेके रेसिपिएंट में डाल रहे हैं, वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ऑर्गन। अब क्या होता है कि हमारी इम्यूनी सिस्टम अपने सेल्स को पहचानती है। अब जब कोई दूसरे का आएगा, क्योंकि दोनों तो जेनेटिकली सिमिलर नहीं है ना, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिससिमिलरिटी है, तो क्या होता है कि हमारा इम्यूनी सिस्टम उनके खिलाफ काम करता है और उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है, डोनर की किसी भी ऑर्गन को। लाइक कोई हार्ट है, वो लिवर है, किडनी है, तो वो डोनर होता है। अब क्या हुआ कि ये फंक्शन को लॉस कर देता है और काम नहीं कर पाता, डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे ही ओन सेल से, उसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कभी भी किसी भी बॉडी ऑर्गन कोई लॉस कर दे अपना फंक्शन, या लॉस हो जाए किसी भी एक्सीडेंट या एक्सीडेंट में, तो क्या होगा कि वो रिप्लेस कर सकता है हेल्दी ऑर्गन से फ्रॉम अ डोनर टू रेसिपिएंट। हम लिवर को, किडनी को, स्किन को, हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये हमेशा क्या होता है कि ट्रांसप्लांट ऑर्गन कभी भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, कुछ डिससिमिलरिटी होती है। सो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सब्जेक्ट किए जाते हैं, लाइक क्या होता है कि फिर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में इम्यूनी सिस्टम अटैक करता है, और ये क्या होता है कि रिस्पॉन्स करता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये ज़्यादातर मोस्टली ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ को इनकाउंटर कर जाता है। लाइक लिखा हुआ भी है कि ये ऑब्जर्व होता है दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ इनकाउंटर डिफरेंट रिजेक्शन मैकेनिज्म।
किसी भी तरीके से कोई भी रिजेक्शन हो सकती है। लाइक ये कॉन्सिक्वेंस होते हैं CMI या ह्यूमरल इम्यूनिटी के। CMI इम्यूनिटी होती है वो होती है T लिम्फोसाइट से, और जो ह्यूमरल होती है वो होती है B लिम्फोसाइट से। तो यहाँ पे रोल बताया हुआ है T का और B का। T सेल्स और B सेल्स का ये काम होता है कि कुछ केसेस में अच्छा अगर ये हो कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो तो उसके लिए ना इम्यूनी सेल्स को सप्रेस करने के लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, तो वो उसकी वजह से ये होता है कि इम्यूनी सिस्टम काम नहीं कर पाती, वो सप्रेस हुई भी होती है। अब रोल ऑफ टी सेल्स है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसप्लांट किया जाता है सॉलिड ऑर्गन्स का फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। उसकी वजह से मेजर थ्रेड्स हमारे पास सबसे ज़्यादा टी सेल्स का काम होता है। टी सेल्स क्या करते हैं कि ये ना मेमोरी सेल्स भी होते हैं, इनको पता होता है, ये ना अटैक कर देते हैं रेसिपिएंट इनिशियली पे। डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं डोनर टिश्यूज के, वो माइग्रेट कर जाते हैं रेसिपिएंट लिम्फोइड टिश्यूज में। देन फिर क्या होता है कि टी सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई ये तो हमारा सेल नहीं है, ये तो दूसरे का है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर एक्टिवेट करवाते हैं नेचुरल किलर सेल्स को। नेचुरल किलर सेल्स बहुत अच्छा काम करता है। सेल्स कुछ WBCs होते हैं और ये इंजेस्ट करते हैं पार्टिकल्स को जो इन्फेक्टियस एजेंट हो जाए। लाइक ये कैसे काम करते हैं, ये ना बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। हम इनको ये कहते हैं कि ना क्या ये अटैक करते हैं किसी भी एबनॉर्मल सेल पे जो कैंसरस हो सकता है, कोई भी एबनॉर्मल सेल होता है, और फिर उसको फेगोसाइटोसिस नहीं करते सिर्फ और सिर्फ, ये बाइंड करते हैं टारगेट सेल पे और रिलीज करते हैं कुछ पोर्स को जो फॉर्म करता है प्रोटीन्स इनटू टारगेट सेल, और फिर इवेंचुअली लाइसिस कॉज कर देता है टारगेट सेल का। उसको हम कहते हैं ये साइटोटॉक्सिसिटी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फेगोसाइटोसिस नहीं कर रहा है, ये टारगेट सेल्स पे बाइंड हो रहा है और रिलीज करता है कुछ पोर्स को, कुछ प्रोटीन्स को टारगेट सेल पे जो लाइसिस करते हैं टारगेट सेल की। तो ये बहुत ज़बरदस्त होती है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स का काम होता है WBCs की एक टाइप है, अनदर ग्रुप है WBCs का नेचुरल किलर सेल्स। सो ये एक्टिवेट करवाता है और वो फिर अटैक कर देते हैं ग्राफ्टेड टिश्यूज़ में जो डोनर टिश्यूज़ हैं। और रोल ऑफ B सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। सो B सेल्स क्या होता है कि T सेल्स तो काम कर रहा है, TH हेल्पर T सेल्स होते हैं। अब TH हेल्पर T सेल्स तो काम कर ही रहे हैं, ये आगे जाके एक्टिवेट करवाते हैं B सेल्स को जो ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ में। लाइक B सेल्स से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और प्लाज्मा सेल्स आगे जाके एंटीबॉडीज़ की सिक्रीशन करते हैं। तो क्या होगा कि B सेल सिक्रीट करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रेटिंग पार्टिकल्स, लाइक वो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट अपना ये काम करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ग्राफ्टेड टिश्यूज़ को। तो ये दोनों ऐसे काम करते हैं। T सेल्स और B सेल्स का बहुत मोस्टली एक वाइड रेंज काम होता है, और इन्हीं की वजह से जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। दैट्स वाई फिर इम्यूनी को सप्रेस करने के लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जिसकी वजह से इम्यूनी काम नहीं कर पाती अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। सो दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। ये मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, ये बहुत ईजी टॉपिक थे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक करेंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स बनाऊँ। फर्स्ट ईयर का पीछे हो गया है और सेकेंड ईयर तो हम काफ़ी कर चुके हैं मोस्टली। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।